बेटा आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कंसर्न इन इंडिया। अब ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों को एक वर्ड दिखता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इट इज नथिंग बट डिग्रेडेशन इज द डाउनग्रेड वैल्यू ऑफ एनवायरमेंट, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आपका एनवायरमेंट के क्राइसिस की ओर इशारा करता है। एनवायरमेंटल क्राइसिस हो गया, या फिर अगर हम लोग बोले पोल्यूशन, तो ये सारी की सारी चीजें जो है क्या है, इक्विवेलेंट है हमारी। अगर पोल्यूशन बोलते हैं, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन बोलते हैं, एनवायरमेंट क्राइसिस बोलते हैं, तो सब कुछ बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो इसके अंदर हम लोग मल्टीपल रीजंस पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्यों फेस करना पड़ता है इन इंडिया। इसमें सबसे पहला है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। ये जो लैंड होल्डिंग्स है हमारे पास में, सारी की सारी लैंड होल्डिंग्स में डिग्रेडेशन या फिर उनकी वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है, वो क्यों डिक्रीज हो रही है। अच्छा, ये सबसे पहले ना इसका मतलब जानना जरूरी है कि डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्या होता है। अगर हमारी कोई जो लैंड है, इस लैंड की लॉस ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का क्या मतलब होता है, उत्पादक क्षमता होता है इसका ना, कि हम लोग कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब अगर मान करके चलो हर बार मेरी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है हर बार क्या हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब वो क्या दिखा रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड दिखा रहा है। अब ये जो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसके पीछे थोड़ा सा रीजन समझने से पहले कुछ की पॉइंट्स है उसको समझ लेते हैं। पहले अगर इंडिया के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करें, तो इंडिया में हमारे टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% जो लोग है या फिर जो हिस्सा है वो यहाँ पर रहता है। मान करके चलो अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 100 लोग टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में रहते हैं, तो 18 लोग कहां पर रह रहे हैं, इंडिया के अंदर रह रहे हैं। तो 18% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज रिसाइडिंग इन इंडिया। उसके बाद में अगर हम लोग बोलते हैं बेटा 20% ऑफ वर्ल्ड लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक का क्या मतलब होता है, ये जो कैटल्स होते हैं आपके, जो पशुधन होता है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं गाय भैंस, ये भेड़ बकरियां वगैरह, तो ये जो टोटल वर्ल्ड में जितना भी लाइफ स्टॉक है उसका 20% इज रिसाइडिंग इन इंडिया। यानी कि अगर 100 टोटल अगर मैं बोलता हूं कि लाइफ स्टॉक है पूरे वर्ल्ड में, तो 20 लाइफ स्टॉक कहां पर है, इंडिया के अंदर। फिर अगर हम लोग बात करते हैं बेटा जियोग्राफिकल एरिया की, जियोग्राफिकल एरिया कंसिस्ट ऑफ द प्लेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि लैंड कितना है हम लोगों के पास में टोटल। इस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर लैंड, रिवर, ओशियन, ये सारा का सारा आता है आपका। तो ये हमारे पास में टोटल वर्ल्ड का कितना है, 2.5% है इंडिया के अंदर। और देखो ये सब होने के बावजूद भी अब हम बोलते हैं कि इतना सब कुछ 2.5 मतलब परसेंट ऑफ लैंड होने के बाद हमारे पास में जो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इस लैंड के ना एक्सेसिव यूज है, बहुत सारे मल्टीपल यूज है हमारे इस लैंड के। जैसे लैंड का यूज किस चीज के लिए हो रहा है, फॉरेस्ट्री के लिए हो रहा है। फॉरेस्ट्री का क्या मतलब हुआ तुम्हारा, वन लगे हुए हैं तुम्हारे, या फिर हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट है, बहुत सारे जंगल हैं। उसके बाद में मेनली इट इज बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा जो इसका यूज होता है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है। एग्रीकल्चर हम लोगों ने बात करी थी 1951 में जब भारत देश आजाद हुआ था, तब 1951 के डेटा के अकॉर्डिंग तब 72% जो था वो हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर शिफ्ट था हमारा। तो ज्यादातर जो लैंड है आज भी एग्रीकल्चर पर ही है हमारा। उसके बाद में अगर हम लोग बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट, तो ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब हुआ लोग रिहायशी यूज के लिए भी लैंड का ही यूज करते हैं। एट द एंड कोई भी जो प्रीमिसेस होगी वो कहां पर बनी होगी, लैंड होल्डिंग्स पर ही बनी होगी। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कोई भी प्रोडक्शन अगर एक्टिविटी हो रही है तो वो कहां पर होगी, लैंड पर होगी। तो जब इसकी इतनी सारी मल्टीपल यूजर्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है लैंड का डिग्रेडेशन होना भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देखते हैं लोग यहाँ पर हमारे पास ना मल्टीपल रीजंस है कि क्यों ये डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो रहा है। जब किसी चीज का एक्सेसिव यूज करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर मैं किसी चीज का ज्यादा से ज्यादा यूज करता हूं तो वो क्या करेगा, आपका नेगेटिव इंपैक्ट लेकर के आएगा। जिसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग, वो क्या है आपका एक्सेसिव ग्रेजिंग। अभी एक्सेसिव ग्रेजिंग क्या होता है, एक्सेसिव ग्रेजिंग होता है बेटा जैसे हमारे पास में कैटल्स है या फिर पशु है हमारे पास में, अब उनको हम लोगों ने छोड़ दिया, भाई खाने में वो क्या खाएंगे, घास फूस पेड़ पौधे खाएंगे। अब क्या होता है, जब मैंने उनको छोड़ दिया चरने के लिए, तो वो जाएंगे जाकर के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो ऊपर के पोपले या फिर ऊपर की जो परत होती है, जो न्यू लीव्स होती है, वो उनको खाते हैं। जिसकी वजह से जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, वो वहीं से खराब हो जाती है। तो जब पेड़ पौधे खराब होंगे तो आसपास का जो लैंड होता है वो भी ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। तो एक्सेसिव ग्रेजिंग जो होता है वो भी इसका एक रीजन होता है। इरोजन ऑफ सोइल, ये हमसे डायरेक्टली भी पूछा जाता है, इसको हम लोग सोइल इरोजन भी बोलते हैं। अब ये सोइल इरोजन होता क्या है, सोइल इरोजन का मतलब बेटा एक चीज सबसे पहले जो चीज है वो इंपॉर्टेंटली ध्यान रख लेना कि जो हमारे सोइल के अंदर या फिर जो लैंड के अंदर जो मिनरल्स होते हैं हमारे, वो कौन सी लेयर में होते हैं, अपर लेयर में या फिर लोअर लेयर में होते हैं।
ये अपर लेयर में होते हैं। सबसे जो ज्यादा लेयर्स मतलब मिनरल्स होते हैं, जितने भी हमारे एनरिच्ड मिनरल्स होते हैं वो अपर लेयर में होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप। अब क्या होता है, मान करके चलो कभी आंधी आई, बहुत ज्यादा तेज आंधी आई या फिर बाढ़ आई, तो क्या होता है कि जो सोइल की अपर लेयर होती है वही एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कभी भी, जहां पर कहीं पर भी बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने के बाद में उस साल वहां का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि एक जगह की मिट्टी जो है वो दूसरी जगह पर क्या करती है, ट्रेवल करती है। जिस जगह से उस मिट्टी ने ट्रेवल करा, वहां पर वहां के जो मिनरल्स थे वो दूसरी जगह ट्रेवल होकर के पहुंच जाते हैं। तो जहां से उसने मिनरल्स ने ट्रेवल करा है वहां तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस जगह पर जाकर के मिट्टी रुकेगी वहां पर तुम्हारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा। यही एक रीजन होता है कि बाढ़ आने के बाद में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा वहां पर खेती की मतलब बिना फर्टिलाइजर्स के यूज के ना बहुत ज्यादा अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। तो यही सोइल इरोजन बोला जाता है कि पानी बहने की वजह से हो सकता है, कि तेज आंधी की वजह से हो सकता है, व्हीकल्स के ट्रांसपोर्ट की वजह से हो सकता है कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करती है, और उसकी वजह से जिस जगह से मिट्टी चली गई वहां का तो प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन जहां पर वो ट्रांसफॉर्म करेगी वहां पर उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सेम ऐसे ही अगला आ जाता है, इसको सोइल सेलिनेशन बोलते हैं, यानी कि हम लोग बोलते हैं मृदा में लवणीकरण, यानी कि सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाना मिट्टी के अंदर, उसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, कम कर देता है। सोइल के अंदर जो सॉल्ट की मात्रा होती है वो कैसे बढ़ जाती है? देखो, आप लोगों ने कभी देखा होगा काफी लंबे समय तक वाटर स्टैग्नेशन। वाटर स्टैग्नेशन का क्या मतलब हुआ? पानी किसी एक जगह पर काफी लंबे समय तक रुक जाए। तब ध्यान दिया होगा, अगर आप लोगों ने एक जगह पर कहीं पानी रुकता है तो बदबू आने लग जाती है ना। काफी देर तक अगर पानी रुका रहता है, काफी समय तक रुका रहता है, तो उसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर वहां पर हम लोग कुछ भी उगा नहीं सकते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये पॉन्ड होता है, कोई तालाब वगैरह होता है, तो वो क्योंकि पानी उसका इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पर और किसी चीज का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सोइल सेलिब्रेशन ये होता है कि जहां पर अगर हमारे पास में ज्यादा नमक की मात्रा बढ़ जाए, और ये इसके पीछे का एक रीजन होता है, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर भी होता है इसके पीछे का एक रीजन, जिसकी वजह से जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को दिखाएगा। अगला आ जाता है बेटा आपका डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होगा? जब हम लोग फॉरेस्ट जो होते हैं उनको, फॉरेस्ट को अगर हम काट देते हैं तो ये डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। जब हम लोग एक बात बताओ, अगर कोई हमारे पास में फॉरेस्ट था, अब उस फॉरेस्ट का हम लोग यूज कर रहे थे, उसकी लकड़ी का यूज कर रहे थे, वो बार बार यूटिलाइज हो रहा था, लेकिन अब मैंने उस जंगल को काट दिया, उसका यूज कहां कर दिया? अर्बनाइजेशन के लिए कर दिया। अब वो जंगल तो किसी काम का रहेगा नहीं। जिस जमीन से मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्ट ले सकता था, अब उस जमीन का यूज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सेटलमेंट के लिए किया जा रहा है, तो उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली वहां से खत्म हो जाता है। इसी चीज से बचने के लिए, डिफॉरेस्टेशन से बचने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन, है ना। फिर इसी को एक लोकल लैंग्वेज में अपिको आंदोलन भी बोला गया था, ठीक है। तो ये सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जाकर के डिफॉरेस्टेशन के लिए क्या क्या हुआ। अगला आ जाता है बेटा फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर जो है अभी तुम्हारा भी बहुत मोस्ट रिसेंट में अभी अमेरिका में आग लग गई ना, लॉस वेगस में जाकर के हॉलीवुड वाला सब कुछ जल गया है वहां पर, है ना। तो फॉरेस्ट फायर, इसको हिंदी में दामिनी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो फॉरेस्ट फायर क्या होता है? किसी भी रीजन से लग सकती है आग। भाई पेड़ क्या होता है, जब गर्मी ज्यादा होती है तो आपस में जब पेड़ टकराते हैं एक दूसरे से, तो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स उनके अंदर चिंगारी रहती है और आग लग जाती है। वो एक पेड़, क्योंकि वो जंगल है, एक पेड़ दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है, सारे के सारे, एक अगर पेड़ ने आग पकड़ी तो सारे के सारे जो पेड़ होंगे वो आग पकड़ लेंगे, जिसका रिजल्ट आप लोग अभी लॉस वेगस में देख ही रहे हो, ठीक है। तो ये देखो, फॉरेस्ट फायर होने की वजह से क्या होता है, सारे इससे ना बहुत जान माल दोनों भी नुकसान होता है। पहली बात तो सारे के सारे पेड़ जल जाएंगे, जो फॉरेस्ट की लकड़ी फर्नीचर प्रोडक्शन की एक्टिविटीज के लिए यूज हो सकती थी वो भी नहीं हो पाई, जानवर मर जाते हैं दुनिया भर के, क्योंकि आग लग गई है, सब लोग मर जाएंगे वहां पर। और उसके बाद में ये जो उसकी ऐश होती है वो सारी की सारी, यानी कि जो उसका धुआं या फिर उसकी जो राख है वो मिट्टी में मिल जाती है, और मिट्टी में मिलने के बाद में वो जो मिट्टी या फिर जो लैंड होता है वो भी किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए यूजेबल नहीं होता है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लास्ट में आ जाता है आपका इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब हुआ? मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि कोई भी अगर हम लोग खेती कर रहे हैं तो एटलीस्ट खेती के लिए हम लोग परती के लिए जमीन छोड़ते हैं हम लोग, है ना। परती के लिए जमीन छोड़ने का क्या मतलब होता है? लैंड को ऑक्सीडेशन चाहिए होता है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं मान करके चलते 12 मंथ मैंने क्या करा है, खेती करनी है मेरे को, तो क्या पूरे हर महीने खेती करते रहेंगे इसके ऊपर? नहीं करेंगे। हम लोगों ने क्या करा, 3 मंथ की खेती करी, फिर उसके बाद में 1 मंथ के लिए उसको मैंने कहा छोड़ दिया, परती के लिए छोड़ दिया। परती का मतलब इसके ऊपर मैं कोई भी प्रोडक्शन नहीं करूंगा। अब इस 1 महीने जब मैं इसके ऊपर कोई भी प्रोडक्शन नहीं करूंगा, तो ये जो इस खेती करते टाइम पे जितना भी मिनरल मैंने खेती के लिए यूज किया था, अब वो तो सारा यूटिलाइज हो गया।
अब इस एक महीने में ये जो दोबारा से अपने जो मिनरल्स होंगे उनको क्या कर लेगा, एनरिच कर लेगा। उसके बाद में मैं दोबारा से फिर 3 महीने की खेती कर सकता हूँ, ताकि ये जो तुम्हारा मिनरल्स है उसको रीफिलिंग हो पाए। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए एक्सेसिव यूज करने लग जाते हैं फर्टिलाइजर्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ये जो परती के लिए जमीन छोड़ रहे थे ये हम लोग नहीं छोड़ते हैं और कंटिन्यू प्रोडक्शन करते चले जाते हैं। तो कंटिन्यू प्रोडक्शन अगर हम लोग करते चले जाएंगे तो क्या होगा, मेरी जो इसकी फर्टिलिटी होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी या फिर डाउनग्रेड हो जाएगी। एक और इसके पीछे का एक और रीजन लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर मार्क कर लेना, ये है आपका एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अब ये वाली बात मैंने आप लोगों को जब ये वाला चैप्टर पढ़ाया था एग्रीकल्चर वाला, तब भी बताया था कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर में लीड टू बैरन द लैंड, यानी कि ज्यादा जब हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो खेती होती है या फिर हमारी जो जमीन होती है वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो जब बंजर हो गई तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी या फिर डाउनग्रेड हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं जिसमें हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में जैसे एयर पोल्यूशन हो गया या फिर और भी तरीके की चीजें हैं, वो सब अभी हम लोग आगे के फर्दर टॉपिक्स में देखेंगे। So the next topic is air pollution. Now we need to discuss what is air pollution. Air pollution is nothing but it is the mixing of the unwanted particles in air, that is air pollution. जब एयर के अंदर कुछ ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारे एयर की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाए या फिर डिग्रेड हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो एयर पोल्यूशन है, अगर हम लोग बेटा बात करें अर्बन एरियाज में, तो अर्बन एरियाज में मोस्टली इट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ व्हीकुलर पोल्यूशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको, ये दो फॉर्म्स में देखा जाता है, एक व्हीकल की वजह से पोल्यूशन और सेकंड इंडस्ट्रियल या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि एयर पोल्यूशन, अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारे एयर के अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एयर को क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है बेटा, एयर पोल्यूशन बन जाता है। अब अगर हम लोग बोले बेटा कि एयर पोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पॉइजनस गैसेस, देखो जो गैसेस हमारे लिए अच्छी हैं वो कभी भी एयर को पोल्यूट करेंगी नहीं। जैसे ऑक्सीजन है, वो हमारे एयर को पोल्यूट नहीं करेगी, वो हमारे लिए अच्छी है। अगर ऑक्सीजन से हट करके सम अदर गैसेस यूज्ड टू मिक्स अप इन ऑक्सीजन, तो वो हमारे लिए एयर पोल्यूशन का काम करती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अगर एयर के अंदर मिक्स हो जाती है तो वो हमारे लिए एयर पोल्यूशन का काम करती है। सेम ऐसे मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो हमारे लाइफ एंड साइकिल को डिग्रेड करती है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या होता है कि ये पॉइजनस गैसेस ये आई कहां से हैं? तो देखो ये हो सकता है आपकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज की वजह से। प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, मेनी काइंड ऑफ पॉइजनस गैसेस यूज्ड टू रिलीज बाय द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, तो वो देखते हैं हम लोग आगे जाकर के क्या होगा। तो ये कंजम्पशन और प्रोडक्शन की एक्टिविटीज की वजह से ही हो रहा है। देखो पहले मानव नहीं था तो क्या होता था, पोल्यूशन नहीं था, साफ सुथरा था, रिवर भी पोल्यूटेड नहीं होती थी। अब जब ह्यूमन है तो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करता है, दुनिया भर की एक्टिविटीज करता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन की, जिसकी वजह से दैट में लीड टू पोल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं बेटा कि ये जो एयर पोल्यूशन होता है, ये मेन चीज क्या होता है कि हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स को, AQI को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो इंसान एक एवरेज 70 इयर्स तक जी सकता था, हो सकता है कि वो एयर पोल्यूशन की वजह से उसको अस्थमा हो जाए, बहुत सारी बीमारियां हो जाए, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को आगे सस्टेन ना कर पाए। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलते हैं बेटा कि कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, अगर हम लोग मेनली अगर बात करते हैं तो ये दो तरीके के कॉजेज होते हैं। सबसे पहला व्हीकुलर एमिशन होता है, सेकंड होता है तुम्हारा इंडस्ट्रियल या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले व्हीकुलर एमिशन के ऊपर बात करेंगे। देखो पहले के टाइम पर लोगों के पास में क्या था, व्हीकल्स कम थे, नंबर ऑफ व्हीकल्स कम थे, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम था। देखो जितने ज्यादा व्हीकल्स होंगे इसका मतलब क्या होगा कि उतनी ही ज्यादा आपका पोल्यूशन होगा। अगर मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा ये जो कार्बन एक्सक्रीट करते हैं या फिर कार्बन एमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। पहले अगर मैं बोलूं कि 10 व्हीकल्स थे बेटा हमारे पास में, तो 10 व्हीकल्स, केवल 10 ही व्हीकल्स जो थे वो कार्बन एमिट कर रहे थे। अब अगर मैं बोलूं कि हमारे पास में टोटल 100 व्हीकल्स हैं, तो ये 100 व्हीकल कार्बन एमिट करेंगे। जितना ज्यादा व्हीकल होगा उतना ही ज्यादा कार्बन एमिट करेगा, उतना ही ज्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा। ठीक है, अभी देखो इससे बचने के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारी पॉलिसीज भी लाई है गवर्नमेंट ने। जैसे गवर्नमेंट ने CNG के व्हीकल्स लाए जो कि नॉन पोल्यूटेड व्हीकल्स हैं।
ई व्हीकल्स लेकर के आए, ईवी लेकर के आए। लेकिन अगर मैं बोलूं ईवी के ऊपर, तो यहाँ पर भी एक कंट्राडिक्शन है बेटा, ध्यान रख लेना कि ईवी जो है, जो अगर आप लोग बोलोगे क्या ईवी आने से पोल्यूशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, एयर पोल्यूशन, तो आंसर होगा बेटा नो। अभी मैं बता देता हूँ क्यों होगा नो उसका। देखो क्या होता है, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज बीइंग ड्रिवन बाय थर्मल पावर कंजम्पशन, है ना। हम लोग क्या करते हैं, कोयले के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब जब एक बात बताओ, ये ईवी जो है वो चार्ज होने के लिए क्या लेगी, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होगी। और इंडिया के अंदर आज भी 80% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किससे होती है, तुम्हारी कोयले से जनरेट होती है। तो जब कोयला से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो कोयले से उड़ने वाली जो गैस होगी वो कहां पर जाएगी, एनवायरमेंट में जाएगी, और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगा। आगे अभी हम लोग टॉपिक्स में पढ़ेंगे जाकर के कि थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वजह से हम लोगों को एयर पोल्यूशन सफर करना पड़ता है। तो जब ईवी ज्यादा बढ़ेंगी, तो डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले ईवी नहीं थी, तो चार्ज करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड नहीं थी। अब नंबर ऑफ ईवीज बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बढ़ाएंगे हम लोग, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा बाय द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान रखिए ना कहीं क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ईवी आने की वजह से तुम्हारा पूरी तरीके से एयर पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। हाँ, सीएनजी जो है वो तुम्हारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो तुम्हारी पोल्यूशन फ्री है, वो एक अच्छा साधन है। लेकिन पेट्रोल और डीजल के जो व्हीकल्स हैं, दे आर लार्जली पोल्यूशन एमिटिंग व्हीकल्स हैं वो इंडिया के अंदर। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग है, हमें पता है कि जो व्हीकल्स थे 1951 में, देवर इन 3 लाख इन क्वांटिटी, 3 लाख थे वो। और 2019 के सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला कि वो 30 करोड़ हो गए। कहां 3 लाख थे और कहां 30 करोड़ हो गए। तो मोर नंबर ऑफ व्हीकल यूज्ड टू एमिट मोर नंबर ऑफ पोल्यूशन। तो ये ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा व्हीकल्स होंगे उतना ही ज्यादा पोल्यूशन एक्सक्रीट करेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक आता है इसमें, वो होता है बेटा आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो, अगर हम लोगों को डेवलपमेंट पाथ अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से डेवलपमेंट का रास्ता खोजते हैं, तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में डील करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम लोग काफी अच्छा अपनी नेशनल इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशंस। अब देखो कैसे सारे के सारे पोल्यूशन होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में समझाता हूं कैसे होते हैं। लैंड पोल्यूशन कैसा होता है भाई, जो इनका इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन का जो वेस्ट बचता है, उस सारे के सारे वेस्ट को वो डिकम्पोज कर देते हैं। कहां पर, लैंड पे डिकम्पोज कर देते हैं, तो हो गया लैंड पोल्यूशन। उसके बाद में इनके प्रोडक्शन से बहुत सारा जहरीला धुआं निकलता है। अब वो देखेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कहां से निकलता है जहरीला धुआं। जब एमिट करते हैं प्रोडक्शन से, बहुत बड़े बड़े आप लोगों ने देखे होंगे, जब ट्रेन से जा रहे होते हो तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी होती है वहां पर, वो बहुत सारा धुआं एमिट कर रही होती है, तो एयर पोल्यूशन करता है वो। उसके बाद में वाटर पोल्यूशन कैसे, अपने जितने भी वेस्ट होते हैं, डिकम्पोज वेस्ट को वो लोग अपने इंडस्ट्री से रिलीज करके नदियों में नालों में बहा देते हैं, और नदियों नालों का जो प्रवाह है वो भी जाकर के एट द एंड नदियों में निकलेगा जाकर के, तो वो तुम्हारा वाटर पोल्यूट करेगा। नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है, अब इनके पास में होती है बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत बड़ा बड़ा साउंड क्रिएट करती है, तो इसी वजह से ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती है वो वेकेंट एरिया के अंदर स्टेबलाइज की जाती है। तो ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन भी होता है वो एक्सक्रीट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। अब इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है, जिसमें वो सबसे पहला कोई बोलता है, कहता है कि ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं, स्मोक एमिट करते हैं। तो कोई भी अगर प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन के लिए क्योंकि रॉ मटेरियल के रूप में ये लोग कोल का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। अब अगर कोल का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्मोक आपका एयर पोल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगला देखते हैं हम लोग, इन्होंने बोला कि एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस फ्रॉम प्लास्टिक और लेदर इंडस्ट्रीज। देखो प्लास्टिक और लेदर इंडस्ट्रीज जो होती है, वहां आसपास में एक बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। वो गंदी स्मेल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आ रही होती है क्योंकि वो पॉइजनस गैसेस होती है, दे आर एक्रीटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स। अब ये देखो, अगर हम लोग बात करें प्लास्टिक जो होती है, प्लास्टिक हो गई या फिर लेदर हो गई, यहाँ पर आम आदमी का रहना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं जो कि ह्यूमन के लिए एक वैल्यू खराब करते हैं, इसकी वजह से ह्यूमन की लाइफ साइकिल जो होती है वो कम हो जाती है। अगला आ जाता है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि अगर मान करके चलो हम लोगों को कोई सिटी डेवलप करनी है, या फिर हम लोगों को देखा होगा आप लोगों ने पहले, जहां पर क्या होता था, बहुत बड़े बड़े खेत होते थे, आज की डेट पर वहां पर बहुत बड़े बड़े क्या बना दिए, फ्लैट्स बना दिए वहां पर, है ना। तो अब क्या होगा, वहां पे एयर पोल्यूशन होगा। जब जहां पर मनुष्य जाएगा या फिर जहां पर ह्यूमन जाएगा, वो आसपास की पूरी प्रकृति को क्या कर देगा,
खराब कर देगा। तो ये हमारा कुल मिला करके एयर पोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें इसी तरीके से आपको लिखना और इसकी वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है वो भी आपको इंडिकेट करनी है। इसकी वजह से आपको बहुत सारे अस्थमैटिक बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारी आपको दमा खांसी इस तरीके की बीमारी हो सकती है, लंग कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ह्यूमन लाइफ साइकिल जो होती है वो क्या होती है, कम होती है।